बात है 1866 की, जब कल्लू राम नामी शख्स ने अपने बस्ती के लाखों लोगों के साथ अपने घर छोड़ने का फैसला किया। मालवा की जरखीन जमीन की तरफ 300 मील का सफर पैदल चलना शुरू किया, जो कि रात के अंधेरे में था ताकि दिन की कड़कड़ाती धूप से बच सके। उतने में अंग्रेज अफसर जो इनके पास से गुजरते, इनको देखकर उन्होंने इस काफिले को भूतों की फौज कहकर पुकारा, क्योंकि जब वो चलते ना कोई बातचीत हो रही है ना कोई गाना, सिर्फ और सिर्फ धूल और रेगिस्तानी जमीन पर चलते हजारों अनंगे पैरों की सूखी कड़कड़ाहट की आवाज आती है। अब जब तक कल्लू राम मालवा की सरहदों तक पहुंचते, वहां के मुकामी राजाओं ने अपनी सरहदें बंद कर दी थी, क्योंकि वो इस डर से सहमे हुए थे कि अगर वो लाखों लोगों की तादाद इनकी रियासत में आ गई तो कहीं कहत इनकी रियासत में भी ना आ जाए। जी, 1866 का वो भयानक कहत जिसको उड़ीसा में ना अनका दुर्भिक्षा के नाम से जाना जाता है, यानी द फेमिन ऑफ द 9th ईयर, जो कि 19वीं सदी का बड़ा भयानक कहत यानी सूखा माना जाता है। कहानी की शुरुआत होती है 1865 में, जब बारिश अपने वक्त से पहले ही खत्म हो जाती है, जिसका असर सीधे सीधे देश की खेती पर पड़ता है। तब तक किसान सिर्फ बारिश के पानी पर ही डिपेंड होते थे। अब इसकी वजह से अनाज में कमी होनी शुरू हो गई। उड़ीसा, बंगाल, बिहार और मद्रास के कुछ इलाकों में फसलें तबाह होनी शुरू हो गई और पुअर ट्रांसपोर्ट की वजह से खाना ट्रांसपोर्ट भी नहीं करवा सकते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे लोकल फूड खराब होने लगा। अब 1866 आते आते जिसमें असल कहानी शुरू होती है। उड़ीसा में जनवरी 1866 तक इसमें मौजूद ग्रेनरीज पूरी तरह ड्रेन हो चुके थे। मार्च और अप्रैल आते आते लोग भूख के मारे अपने पूर्वजी घरों को छोड़कर निकलने का फैसला करते हैं और खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। देखने वालों के मुताबिक इन लोगों को लिविंग स्केलेटन का नाम दिया गया और उस वक्त के टाउन्स को कॉरिडोर ऑफ डेथ बताया गया, क्योंकि हर तरफ महामारी चल रही थी। भूख के मारे तो औरतें, बच्चे और आदमी, कोई रेंगता तो कोई बेहोश होकर सड़कों पर गिर जाता। अब जब लोगों को कुछ भी ना मिलता तो जड़ें, जहरीले पेड़ पौधे और दरख्तों की छाल तक खाने के लिए तैयार हो जाते। और कई लोग जो अलग अलग जाति से थे अपने सारे फर्क भूलकर उड़ीसा में पूरी इलाके में मौजूद जगन्नाथ मंदिर की तरफ पहुंचते ताकि उन्हें महाप्रसाद मिल जाए। लेकिन जिन लोगों ने सर्वाइवल को कास्ट के अगेंस्ट रखा, उन्हें अपने कास्ट से निकाल दिया गया और इन लोगों को एक नई क्लास से जाना जाने लगा, जिसे छत्रकिया कहा जाता है। ऐसे हालात जहां खाने के लिए कुछ नहीं, उन हालात में भी ब्रिटिश रूलर्स ने 200 मिलियन पाउंड चावल एक्सपोर्ट किए ताकि सिर्फ इंपीरियल ट्रेड एग्रीमेंट पूरी हो जाए। देश में लोग भूख से बिलबिला रहे हैं और ये लोग बिजनेस डील्स को ज्यादा अहमियत देते हैं, जिसके नतीजे में उड़ीसा की 1/3 पॉपुलेशन की डेथ हो जाती है भूख और प्यास के कारण। आमतौर पर सूखा पड़ने से या तो अनाज बर्बाद होता है या फिर कुएं सूख जाते हैं, अब जिसे पानी का खैत कहते हैं। लेकिन ये खत्म ही हुआ था कि 1866 के बीच में अचानक से मानसून वापस आता है, एक तबाही की शक्ल में, अच्छी कुछ खेती को भी बर्बाद कर देता है एक बड़ी बाढ़ की शक्ल में। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब इस अचानक आने वाले पानी ने अपने साथ कई बड़ी बड़ी बीमारियों को साथ ले आया, जैसे कोलेरा, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया वगैरह, जो अपने साथ कई जाने लेकर जाती है। 1866 के इस मुश्किल दौर में भी अनाज की कालाबाजारी होने लगी, जिसने कीमतों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब इसमें ताजिरों ने अंग्रेजों के बताए हुए कानून का फायदा उठाया, जो कहता है कि आजाद तिजारत, जिससे इन्होंने अपने गोदाम्स पर ताले लगा दिए। एक प्यारी मोहन नामी शख्स ने मई के कुछ हालात को बताते हुए कहा कि जब आसमान बिना किसी बादल के चमकता था, रियासत की दौलत कुछ चंद लोगों के हाथों में जा रही थी, जबकि सड़कें लोगों के रोने बिलखने की आवाजों से भरी पड़ी थी। लोग यहाँ तक के खोदा यानी चावल का छिलका जो जानवरों को दिया जाता है वो खा रहे थे और एक जंगली घास जिसे गठिया कहते हैं वो खाने पर मजबूर हो जाते हैं। और जब तक अंग्रेजी हुकूमत चावल मंगवाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये दौर इतना भयानक था कि एक उड़िया न्यूज़पेपर उत्कल दीपिका और ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ये लिखा गया कि हजारों हड्डी के स्केलेटन्स घूम रहे थे, इतने कमजोर कि स्किन ऐसी जैसे तो किसी 100 साल के बूढ़े की हो। कोई ऐसा कि घर से बाहर निकलते ही चक्कर खाकर गिर जाता। कोई उबले चावल का पानी पीता है तो पानी पेट में जाने से पहले ही वो मर जाता है, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अनप्रोसेस हो गया था कि अब वो चावल का पानी तक हजम नहीं कर पा रहे थे। कर्नल रिकॉर्ड्स और लोकल फोकलोर डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग
सेल्स ऑफ चिल्ड्रन बहुत ज्यादा आम हो चुका था। मजबूर माता पिता कुछ दिन और जिंदा रहने के लिए कुछ किलोग्राम चावल के बदले अपने बच्चों को तक बेच डालते या किसी के हवाले कर देते। और कुछ लोग ऐसे जो अपने बच्चों को अपने सामने मरता देखते, और कुछ ऐसे जो उन्हें मरता देखने से बेहतर किसी जंगल में ले जाकर छोड़ देते या सड़कों पर छोड़ देते। हद तो ये हो गई थी जब जड़ें, पौधे, दरख्त की छालें सब कुछ खत्म हो गया, तब दिल दहला देने वाला मंजर सामने आता। 1857 फेमिन कमीशन रिकॉर्डेड ए हॉरिफाइंग रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसे केसेस सामने आए जिसमें भूख से पागल लोग मरे हुए लोगों का गोश्त तक खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया पेश आता है महंगा एरिया इन कुत्तक डिस्ट्रिक्ट, जहां पर एक औरत एक मरे हुए बच्चे को खाती है। मरने वालों की तादाद इतनी कि कमजोरी की वजह से लोग उन्हें उठाकर बाहर तक ना ले जा सकते, जिसके कारण जंगली जानवर आकर अपना पेट भरते। 19वीं सदी की इस महामारी के दौरान कुछ लोगों ने मरना पसंद किया, बजाय इसके कि वो रिलीफ किचन से कुछ जाकर खा ले, ताकि वो अपने कास्ट स्टेटस को बाकी रखे और किसी और कास्ट के बनाए हुए खाने को ना खाए। ओवर क्राउडेड जेल्स एज रेफ्यूजीज। 1866 की शुरुआत में क्राइम्स, चोरी के रेट बहुत बढ़ गए थे। रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स के सामने छोटे छोटे क्राइम्स होते, लोग छोटे छोटे क्राइम्स करते ताकि वो किसी तरह जेल में चले जाएं और उन्हें खाना मिल जाए तो वो शायद जिंदा रहे, जिसके कारण जरूरत से ज्यादा लोग ब्रिटिश जेल्स में बंद थे। सबसे ज्यादा दुखद नाइंसाफी तो ये थी जब लोग मर तड़प रहे थे, फिर भी 200 मिलियन पाउंड राइस का एक्सपोर्ट होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। कुछ दिन बारिश ना होने पर लोग परेशान तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वाटर कंजर्वेशन पर फोकस नहीं किया जाता, क्योंकि इंडोर वाटर यूजेस 30 से 50% कम किया जा सकता है और 3000 गैलन पर ईयर वाटर सेव भी किया जा सकता है, सिर्फ टूटे नलके और पाइप फिक्स करवाने पर। जब तक कोई चीज चली ना जाए उसकी अहमियत पता नहीं चलती। सोचने वाली बात यह है कि हम अपने हाथों से अपनी कंट्री के नदी तालाब गंदे करते हैं, उसमें कचरा वगैरह डालते हैं, और सफाई करना तो बहुत दूर की बात। ऐसी अगर तैयारी हो तो 1866 वाला हाल फिर आने में कोई बड़ी बात नहीं। पर 2 महीनों से लगातार पानी नहीं पड़ने पर सारी कंट्री के लोग परेशान हो जाते हैं। अब इंडिया में अगर सब लोग मिलकर अपने नदियों तालाबों को साफ नहीं रखेंगे तो फिर हम खुद अपने आप को मुसीबत में डालने वाले। जल है तो जीवन है और इसकी हिफाजत हर शख्स की जिम्मेदारी।